रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। इस खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। मैं आप सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और लगेगा कि हमें इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम आपका सॉल्व करवा रहे हैं आपके सामने डीएलएड बीटीसी 2015 का गणित प्रश्न पत्र का हल करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा। इस क्वेश्चंस में दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें कि √2, √4, √0.4, √0.2 कहने का मतलब यह है दोस्तों, करड़ी में 2, करड़ी में 4, करड़ी में 0.4 और करड़ी में 0.2 में से पूछा था परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? यह वीडियो जो है आपका एक प्रकार से आप पेपर को भी हल करते चलिएंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे। तो दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बताया था हमने कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 न हो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों करड़ी में 2 का जो मान होता है वो 1.414 ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चला जाता है, और करड़ी में 2 जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर करड़ी में जो 4 है, करड़ी में 4 जो है अगर इसको हम निकालें तो इसको हम कर सकते हैं करड़ी में 2 गुणित 2 कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो 2 है एक पेयर बाहर कर सकते हैं, करड़ी को हटा करके 2 आएगा। क्या 2/1 को हम नहीं लिख सकते हैं? 2/1 इसको नहीं लिख सकते हैं। इसने बोला कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 न हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, तो हमारा यहीं से पता चल जाएगा कि आपका करड़ी में क्या होगा, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों कि 33.328 में अंक 2 का, किसका अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कोई संख्या है दशमलव के अगर इधर है, जैसे मैंने लिखा 4, 5, 6, 7, इसमें आपका 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों हम लोग आप लोग बताया था 5 को सेम का सेम लिखेंगे और इसके पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख लिया हमने, और इसके पहले देखेंगे कितने अंक छूटे हुए हैं, आपका 1, 2। तो इसमें दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? 2 का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 500। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है आपका 33.328। क्या है दोस्तों आपका 33.328, 33.328। इसमें पूछा था दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद पूछा है 2 में ना दोस्तों, इधर हम लोग जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दशमलव के बाद अगर हम इधर जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे? 2 को लिखेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके पहले कितना अंक है, इसके पहले आपका कितना अंक है दोस्तों, इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले दोस्तों यहाँ क्या है आपका 3 है, 3 अंक है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या करेंगे आपका इधर सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको दोस्तों कि ये जो 3 है ना तो कितना है आपका, देखिए दशमलव है, दशमलव को रहने दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए जो 1 अंक आपका है ना, 1 अंक आपका 3 है ना, तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 0 लगा देंगे। क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। ये जो 3 है ना इसके स्थान पे हम लोग, जैसे कि हम लोग इधर कर रहे थे 2, 3, 4 में अगर हम क्या करें 2 का स्थानीय मान निकाल रहे थे दोस्तों, तो क्या कर रहे थे? देखिए 2 को हमने लिखा, 2 को लिखा, अब इसके स्थान पर 100 का गुणा करें या फिर उसके स्थान पर 0 लगा दें।
तो यही क्या होगा, आपका स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों यही ध्यान रखिएगा, मैंने 2 को लिख लिया, यहाँ पर आपका क्या था 3 था, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें कौन सा आपका स्थानीय मान होगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 100। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 100। इसको ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, इसका स्थानीय मान आपका क्या होगा 0.02 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों कि 2 के पावर x + 1 बराबर 16, तो x का मान। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। क्या है आपका, देखिए 2 के पावर x + 1 है ना, बराबर 16 दिया है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका बेस आधार क्या है दोस्तों। 2 के पावर x + 1 है ना, देखिए ये 2 के पावर है ना, तो 16 को भी आप क्या करिए 2 के पावर के रूप में लिख दीजिए। क्या करिए 2 के पावर के रूप में लिख दीजिए। जब आप इसको करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, देखिए 2 के पावर x + 1 बराबर 16 को आप भी करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 के घाते 4। इसको भी मैंने देखिए 2 के पावर इतना है ना, इसको भी मैंने 16 को भी क्या किया 2 के पावर के रूप में क्या किया दोस्तों लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, तो यहाँ घातांकों की तुलना कर लीजिए। क्या करिए घातांकों की तुलना कर लीजिए दोस्तों। जब घातांकों की आप तुलना करेंगे तो इसके घात कितने हैं दोस्तों x + 1 और इसके घात कितने हैं दोस्तों 4। x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। लेकिन आपसे पूछा किसका मान है दोस्तों, x का मान पूछा है ना। तो x का मान जब पूछा है तो लिखेंगे x बराबर दोस्तों, देखिए ये एक इधर है ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो 4 - 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 3। क्या आ जाएगा 3। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ब वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ब वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, देखिए क्या पूछा है, दिया था दोस्तों कि 1/8 क्या दिया था दोस्तों आपका, इसको हम लोग मिटाते हैं। दिया था दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2। इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि BODMAS बॉड मास रूल का प्रयोग इसमें करेंगे। तो दोस्तों B से होता है आपका ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों B से ब्रैकेट होता है दोस्तों। तो B में देखिए यहाँ पर कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है, कोष्ठक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों कोष्ठक। तो ये आपका कहीं पर यहाँ पर आपका कोष्ठक दिख रहा है दोस्तों। जब नहीं दिख रहा है तो ओ से का मतलब होता है ऑफ, ऑफ हिंदी में इसको बोलते हैं का। तो दोस्तों यहीं पर इसमें देखिए कहीं आपका का तो नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो का जो मान होता है दोस्तों, का जो मतलब होता है दोस्तों आपका गुणा। क्या होता है दोस्तों गुणा। तो का के जगह पे हम गुणा कर दें, का के जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे और इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे, इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो गुणा का मतलब ऊपर अंश का अंश में गुणा करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, 4 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। ये बात समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए ऑफ के बाद क्या होता है दोस्तों, डी से डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों भाग। क्या करेंगे हम लोग भाग, अगर हम लोग करें तो देखिए यहाँ भाग है ना, ध्यान दे रखिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई संख्या भाग में है तो यदि मैं इसको क्या करूं गुणा में चेंज करूं, किसके रूप में चेंज करूं गुणा के रूप में चेंज करूं, तो यही भाग क्या हो जाता है आपका, ये जो 1/8 है ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाता है। करिए दोस्तों 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8। देखिए यहाँ भाग है ना, गुणा करेंगे तो 8/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 8/1 आपका 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस इसको देखिए गुणा के रूप में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश में गुणा, 8 का 2 में गुणा करिए दोस्तों हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा दोस्तों 8 गुना के 16 बटा कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई भी हमने सॉल्व कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई था इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों एस से एडिशन एस से सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो दोस्तों देखिए तीनों का, इसका भी देखिए हर, इसका भी हर, देखिए तीनों का अगर सॉल्व है ना तो ऊपर वाले चीजों को हम लोग क्या करेंगे नीचे 8 लिख करके ऊपर वालों को जोड़ या घटा देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पर है -3, यहाँ प्लस 16। कितना है 1 - 3 प्लस 16। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 17। कितना हो जाएगा आपका 17 - 3/8। जब इसको करेंगे दोस्तों हो जाएगा 14/8। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा दोस्तों 7/4 आपका 4, क्योंकि देखिए 7 दूना के 14 और 4 दूना के
8। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों आपका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7/4 आपका आंसर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में आपका बोला है दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक दोस्तों त्रिभुज है, इसकी जो है भुजाएं दिया है। एक भुजा आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, एक भुजा आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, और एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। क्या दिया है? एक भुजा आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, एक भुजा आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, और एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है त्रिभुज कैसा होगा। तो दोस्तों हम लोगों को जानते हैं, आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया है कि अगर समांतर सभी भुजाएं अगर समान हो तो समबाहु होता है। यदि दो भुजाएं आपकी क्या हो, समान हो, तो समद्विबाहु होता है। लेकिन अगर कोई भी भुजा अगर आपका असमान हो, कोई भुजा क्या हो, समान न हो, तो क्या होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज होता है। देखिए इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 3 है, और इसकी भुजा 5 है। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसके बाद है दोस्तों, अब हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है पूछा था दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपका दिया था दोस्तों, लिखा था कि x³ माइनस xy³ का गुणनखंड, क्या गुणनखंड करना था दोस्तों, क्या करना था आपका, गुणनखंड करना था दोस्तों। अब हम इसको गुणनखंड करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा था दोस्तों, देखिए कह रहा है x³ माइनस xy³। तो दोस्तों देखिए x³ माइनस xy³ है ना, तो इन दोनों में पहले सबसे पहले देखिए दोस्तों कुछ कॉमन तो नहीं आपका बनता है। क्या हम लोग देखेंगे, कुछ कॉमन तो नहीं बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है। क्या है दोस्तों, आपका यहाँ x³ है, यहाँ पर x है। तो क्या दोस्तों आपका इसमें से x कॉमन नहीं हो सकता है। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x³ है ना, देखिए x इंटू x है। अगर एक कॉमन हो गया तो बचा कितना दोस्तों, आपका x² बचा। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर x², कोई दिक्कत। लेकिन अभी देखा जाए दोस्तों ये y है, ये y है, यहाँ पर क्या है आपका y³ है, y³ है। तो y इंटू y, अगर एक y अगर कॉमन ले लें तो बचे क्या आपका y²। तो हम xy भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन हुआ और y भी कॉमन हुआ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा दोस्तों आपका, देखिए इसमें x³ था, एक x कॉमन हुआ तो x² बचा, x² लिखा। ये y था, y भी कॉमन हो गया तो बचा कि इसमें का कुछ नहीं बचा, तो x²। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए xy³ है दोस्तों, कितना है xy³। तो देखिए x तो कॉमन हो गया तो ये भी खत्म हो गया, और y³ में से जब y कॉमन हो गया तो y² बचा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, y²। हम लोग जानते हैं दोस्तों xy a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इतना आया दोस्तों, यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। दोस्तों एक आपका कोई बगीचा है, इस बगीचे में टोटल पौधे जो हैं 2025 लगे हुए हैं दोस्तों। अब इसके आगे कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। जैसे दोस्तों आपका अगर कोई, अगर मान लेते हैं बगीचा है तो उसमें पंक्तियां बनाई जाती हैं। जैसे आप लोग टमाटर की भी देखते हैं, मिर्चे की भी देखते हैं, पंक्तियां बनी होती हैं। तो दोस्तों कह रहा है इसमें उतने ही पंक्तियां हैं। दोस्तों कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि यदि कोई आपका बगीचा है, समझने की कोशिश करिएगा, कोई बगीचा है उसमें कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि ऊपर 5 पंक्तियां लगी हैं, बात समझने रखिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। दोस्तों अब कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों एक पंक्ति में मान लेते हैं आपका 5 पौधा लगा है। कितना, 5 पौधा लगा है। तो दोस्तों कह रहा है कि देखिए जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, अगर मान लेते हैं दोस्तों एक पंक्ति में 5 पौधा लगा है तो कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों आपकी, 5 हो जाएंगी। कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 5 हो जाएंगी, क्योंकि इसने बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, कुल प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को अगर हम बताएं कि किसी में हमने आपको बताया
कि अगर 5 पंक्ति, एक पंक्ति में अगर 5 पौधे लगेंगे तो कुल पंक्तियां कितनी होगी आपकी? 5 हो जाएंगी, क्योंकि इसके कंडीशन के अनुसार। लेकिन इसमें बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में, दोस्तों हमको पता नहीं है तो मान लेंगे दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? x पौधे लगेंगे, तो आपकी टोटल जो पंक्तियां होंगी वो कितनी होंगी दोस्तों? x ही होंगी। टोटल जो पंक्तियां होंगी आपकी x ही होंगी। तो यहाँ पर मानेंगे दोस्तों, माना प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर कितना दोस्तों? x। तो कुल पंक्तियां दोस्तों कितनी हो जाएंगी? कुल पंक्तियां भी हो जाएंगी दोस्तों x। अब दोस्तों कह रहा है कि एक बगीचे में कितने लगे हैं दोस्तों? 2025 पौधे लगे हैं। तो दोस्तों यदि मैं x का x में गुणा कर दूं, यदि मैं x का x में गुणा कर दूं तो मेरे को पूरा पौधा पता चल जाएगा। कैसे दोस्तों? यदि हम बोल रहे हैं कि एक पंक्ति में मान लेते हैं अगर दोस्तों 5 लगा है, एक पंक्ति में मान लेते हैं आपका कितना है? 5 पौधा आपका लगा है। तो दोस्तों कह रहा है कि जितने पौधे लगे हैं प्रत्येक पंक्ति में, और उतनी ही क्या है दोस्तों? आपकी पंक्तियां हैं। तो दोस्तों अगर कुल एक पंक्ति में 5 पौधा लगा है और 5 कुल पंक्तियां हैं, तो दोस्तों कुल कितने पौधे हुए? तो एक में 5 लगा है तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो दोस्तों क्या किया हमने? 5 का गुणा किया, या फिर 5 का जोड़े 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यही ना जोड़ेंगे। तो दोस्तों अच्छा, या फिर हम गुणा कर लें। तो दोस्तों कुल पौधे बगीचे में कुल पौधे बराबर कितने हैं दोस्तों? 2025। कितने हैं दोस्तों आपके? 2025। तो इसमें हम लोग क्या किया है दोस्तों? इन दोनों का गुणा कर देंगे। प्रत्येक पंक्ति में पौधे गुणते, प्रत्येक पंक्ति में पौधे गुणते कुल पंक्तियां दोस्तों, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 2025। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2025। लेकिन दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में पौधे आपके कितने लगे हैं दोस्तों? x। और जितने पौधे लगे हैं और उतनी क्या है आपकी पंक्तियां हैं। तो कुल पंक्तियां भी कितनी है दोस्तों? x बराबर कितना दोस्तों दिया? 2025। कितना दिया दोस्तों? 2025। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों? यहां समझिएगा, हम x का x में गुणा करें तो आपका आएगा x² बराबर 2025। तो आपसे दोस्तों x का मान पूछा है, क्योंकि पूछा है प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो भाई दोस्तों हमने माना है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितना है दोस्तों? x लगे हैं। तो अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका? 2025। तो दोस्तों 2025 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान आएगा दोस्तों 45 पौधे। कितना आएगा दोस्तों? 45 पौधे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, उसको देखिए। दोस्तों इसमें देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो आपका दोस्तों? बराबर हो। और मान लेते हैं कि आपका ये तार है, एक वर्ग के आकार है। अब इसका जो क्षेत्रफल दिया है दोस्तों आपका कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 144 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, या फिर हम बोलेंगे कि वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों आपका? 144 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों अगर वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसकी क्या होता है? सभी भुजाएं क्या आती बराबर हैं, A B C D। ये बात समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इसको मोड़ करके, कह रहा है इसे मोड़ करके एक आयत बना गया। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो वर्गाकार का था ना, इसके जो भाई तार है, तो हो सकता है इसको हम अगर ऐसे खींच दें, तो ये जो आपकी जो चौड़ाई होगी, जो आपकी लंबाई, तो दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर थी। तो जब हम इसको खींचेंगे, मान लेते हैं हम इसको ऐसे खींचे दोस्तों, मान लीजिए हमने इसको ऐसे खींचा, तो दोस्तों ये जो आपकी चौड़ाई होगी अब कम होगी। चौड़ाई तो कम होगी ना, जब आयत रूप में होगा चौड़ाई कम होगी, लंबाई जब बढ़ रही है तो ऐसे खींच करके हमने एक आयत बना दिया।
अभी आयत रूप में आ गया, तो ये आपका इस रूप में आपका आ गया दोस्तों। किस रूप में आपका आ गया, यहाँ पर देखिए ये किस रूप में आपका आ गया, इस रूप में आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो क्षेत्रफल था तो ये क्या कम हो गया क्या, इसको कम हो गया क्या। जैसे मैं मान लेता हूं दोस्तों कि ये आपका मान लेते हैं एक ढक्कन है, इसमें 1 लीटर पानी अटता है दोस्तों, भाई 1 लीटर पानी अटता है। अब इसी को मान लेते हैं दोस्तों हम लोग पीट पाट करके इसकी लंबाई बढ़ा दिए, ठीक, और जब लंबाई बढ़ा देंगे चौड़ाई कम हो जाएगा, तो क्या 1 लीटर पानी फिर नहीं अटेगा, अटेगा तो है ये ना। हो सकता है भाई स्पेस ज्यादा, जैसे कोई थाली है, लोटा है 1 लीटर का अगर है तो मान लीजिए इतना ही बड़ा है, तो उसमें उतना ही पानी आता है, लेकिन 1 लीटर आता है, तो उसको अगर मैं बड़ा कर दूं, चपटा आकार का कर दूं, तो क्या उसमें पानी कम अटेगा, उतना तो अटेगा नहीं। तो जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह जो क्या है उतना ही रहेगा। जब इसको बड़ा कर दिए दोस्तों तो क्षेत्रफल तो अभी भी आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा, अभी भी 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसमें कंडीशन कह रहा है जब यदि आयत की लंबाई, अब दोस्तों यहां पर जो दे दिया है आपकी जो लंबाई आयत की आ गई, आपको कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपसे पूछा है दोस्तों चौड़ाई आपसे पूछा है। तो दोस्तों वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना आपका 144 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर है। तो अब दोस्तों जानते हैं कि अगर अब यहाँ पर वर्गाकार तार का क्षेत्रफल हो गया था 144 सेंटीमीटर। अब लेकिन जब इसको आयत बना दिया गया दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 144 दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर वर्ग से आयत बनाया गया है तो जो क्षेत्रफल इस वर्ग का था वही क्षेत्रफल इस आयत का होगा। तो दोस्तों कितना दिया 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। इतना बराबर कितना दिया दोस्तों 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। यहां तक बात आपको समझ में आई दोस्तों। यदि लंबाई आपका दे दिया है यहाँ पर 16, तो क्या हम चौड़ाई नहीं निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे 16 गुणित चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 144। अब चौड़ाई हमको निकालना है दोस्तों, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 144 बट्टा के 16, तो 16 एक कम 16, 16 9 144। तो आपका चौड़ाई कितना आएगा दोस्तों, चौड़ाई कितना आपका देखिए 9 कितना आएगा। देखिए हमेशा चौड़ाई और लंबाई हमेशा क्या होती है दोस्तों सेंटीमीटर में होती है, तो क्या लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। समझ में आएगा दोस्तों। अब इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं, ठीक। अब कह रहा है इसके आगे देखिए कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए दोस्तों। अब इसमें देखिए बालक कितने हैं दोस्तों। अब आपको देखिए सीधा आपको लॉजिक बताते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एक कक्षा में देखिए एक कक्षा में 70 बालक तथा 30 बालिकाएं पढ़ती हैं। समझने की कोशिश करिएगा, एक कक्षा में 70 बालक तथा 30 बालिकाएं पढ़ती हैं, ठीक। अब इसके आगे देखिए दोस्तों कह रहा है कक्षा में बालकों की संख्या, इसमें बोल रहा है कि ये जो बालकों की संख्या है बालिकाओं की संख्या से, इनकी संख्या से कितनी अधिक है। दोस्तों यह कितना अधिक है हमें ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बालकों की संख्या में से क्या करेंगे, बालकों की संख्या में से हम क्या करेंगे, बालिकाओं की संख्या घटाएंगे, बालिकाओं की संख्या के क्या करेंगे हम लोग दोस्तों घटाएंगे। तो हम लोग 70 में से क्या करेंगे, जब 30 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 40। तो हम लोग बताएंगे भाई ऐसे तो आपने बता दिया कि देखिए 40 3 70 40 अधिक है बालकों की संख्या, लेकिन कैसे अधिक है, कहां से आया आपका 70 में से हमने 30 को घटाया तब तो आया। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों। एक कक्षा में आपका देखिए यहाँ पर तो भाई अंक के रूप में दिया था हमने घटा दिया, यहाँ पर ऐसे दे दिया है भाई बालक कितने हैं दोस्तों, बालक कितने हैं आपका 3x² + 5x - 9 कितने बालक हैं। और बालिका कितना है दोस्तों, बालिका कितनी है दोस्तों x² + 5x + 4 कितना दिया है। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है ये कि बालकों की संख्या, ये जो संख्या है दोस्तों इनसे कितनी अधिक है, ये नहीं पूछ रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या से बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि बालकों की संख्या, बालकों की अधिक संख्या, बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक है या अधिक
बराबर कर देंगे दोस्तों यहाँ पर बालकों की संख्या, बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, यही करेंगे दोस्तों। अब देखिए आपको बालकों की संख्या कितना दिया दोस्तों, 3x² प्लस 5x माइनस 9, यहाँ पर लिख देंगे 3x² प्लस 5x माइनस 9, इतना हमने लिख लिया। माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। अब आपका देखिए बालिकाओं की संख्या लिखा है तो लिख देंगे आपका दोस्तों x² प्लस कितना दिया है आपका 5x प्लस 4, इतना दिया है दोस्तों, ये इतना ही दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट को खोल देते हो जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 9। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस x² हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कितना 4। अब दोस्तों इसमें से देखिए समान राशि वाली राशियां जुड़ती और घटती भी हैं। अब देखिए यहाँ 3x² है, अब देखिए x² है, देखिए कहाँ पर आपका x² है, यहाँ पर x² है, कुछ नहीं तो एक मानेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह लगा है तो 3 में से दोस्तों अगर हम 1 का घटाएंगे तो कितना पाएगा 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ लिखेंगे 2, लेकिन क्या है आपका x² है, x² लिख देंगे, ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर भी माइनस 5x है, दोनों सेम है, यहाँ पर भी 5x है, दोनों ये आपस में घट जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों आपका कट जाएंगे, प्लस और माइनस। अब क्या बचा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -9 बचा, यहाँ पर -4 है, दोनों माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा दोस्तों -13, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख, इसमें कह रहा है दोस्तों कि 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने बताया था कि समांतर माध्य दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, पदों का योग, क्या होता है पदों का योग बटा के पदों की संख्या, क्या होता है दोस्तों पदों की संख्या, यही होता है दोस्तों। अब देखिए समांतर माध्य दोस्तों आपका समांतर माध्य दिया, देखिए समांतर माध्य कितना है आपका दोस्तों 7 है, कितना है दोस्तों आपका 7 है, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे बराबर पदों का योग, तो कुल कितने पद हैं देखिए 3, 5, x, 9, 11, तो दोस्तों सबका योग कर रहा है, योग का मतलब होता है जोड़ना दोस्तों, तो क्या करेंगे 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 9 प्लस 11 बटा के। अब दोस्तों पूछ रहा है कि पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं आपके, कितने हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद हैं टोटल दोस्तों आपके 5 हैं, ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इनका क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 और इसका इसमें 3 गुणा करेंगे, 7 का यदि मैं 5 में गुणा करूंगा दोस्तों तो कितना आपका आएगा 7 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 35, ये समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले इसको जोड़िए दोस्तों, देखिए 11 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 20 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 28 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 28। अब प्लस कितना है दोस्तों x में, इसमें अगर दोस्तों अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, 1 में गुणा करेंगे तो जो संख्या है वही संख्या आएगी। आपका मान कितना पूछा है दोस्तों x का मान पूछा है, यहाँ पर x का मान पूछा है दोस्तों, x का मान ज्ञात करने के लिए हम इस 28 को इधर ला सकते हैं, इस 28 को इधर ला सकते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 35, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 28 बराबर कितना, इधर क्या बचा सिर्फ दोस्तों x, तो दोस्तों x का मान हम लिख सकते हैं 35 में से 28 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 7, यही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था दोस्तों, उसको देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है 9 समानुपात संबंधे x, 9 संबंधे x समानुपात संबंध x संबंधे 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए, करा तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका समानुपात का सवाल है, क्या है समानुपात का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, ये वाह्य पद है, वाह्य पद, ये मध्य पद है दोस्तों, बीच वाला पद ये भी मध्य पद है दोस्तों, ठीक, ये भीतरी पद है दोस्तों, कुल मिलाकर के आंतरिक पद है, ये भी क्या है आपका वाह्य पद है, वाह्य पद है, समझ में आया। तो दोस्तों इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको आपको 2 तरीका हम लोग बताते हैं। इसमें एक आपका सूत्र होता है दोस्तों कि क्या होता है मध्य पदों का गुणनफल, क्या मध्य पदों का गुणनफल, क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल, क्या होता है दोस्तों गुणनफल होता है,
समझ में आया दोस्तों। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि मध्य पद इसमें क्या है आपका दोस्तों। मध्य पद देखिए मैंने लिखा है यक्स और यक्स है, तो गुणनफल मतलब होता है गुणा करेंगे, तो एक्स गुणुत्ते एक्स। समझ में आया आपको, एक्स गुणुत्ते एक्स बराबर वाय पदों का गुणनफल दोस्तों। वाय पद आपका 9 है और इधर वाय पद कितना है आपका 16 है, तो दोस्तों 9 गुणुत्ते 16। समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 16 नमक कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे एक्स का मान पूछा है, किसका मान पूछा है आपका एक्स का मान पूछा है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम दोस्तों का स्क्वायर को जब हटाएंगे इधर हटता है तो आकर के आपको क्या लग जाता है कड़ी लग जाती है। क्या लग जाता है दोस्तों कड़ी लग जाती है। तो एक्स का मान जब हम निकालेंगे दोस्तों आएगा कितना आपका 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको नहीं है समझ में आता है दोस्तों तो ये कर दीजिए। देखिए 9 संबंधी एक्स है ना, तो 9 संबंधी एक्स का मतलब क्या है 9 बटा की एक्स, क्योंकि अगर हम लोग कोई रखते हैं एस रेशियो बी में है तो इसको हम ए बटा की बी लिख देते हैं, संख्या को ए बटा की बी लिखते हैं। तो भाई 9 संबंध एक्स है तो 9 बटा की एक्स कर देंगे। और इस समानुपात संबंध का है दोस्तों, जो दो से जब ऐसे संबंध का चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब होता है दोस्तों बराबर। क्या होता है दोस्तों बराबर। अब देखिए यक्स संबंध 16 है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे यक्स संबंध 16, यक्स बटा के 16 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम तीनों का क्या करेंगे इधर उधर आपका गुणा कर लेंगे, तो आपका आएगा दोस्तों यक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, 16 9 144, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 144, एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे दोस्तों आपका है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या है दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न। तो उस प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके पहले हम लोग सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सम मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है बराबर, और बाहु मतलब होता है भुजा, बताया था। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपकी समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपकी दोस्तों समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें कह रहा है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको पता है कि क्या होता है दोस्तों कड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। इसको हमने दोस्तों कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत बताया है, आज की क्लास शायरी के साथ वाले में हमने आप लोगों को बताया है, अच्छे तरह से डेरिवेट किया है दोस्तों। अब सबसे पहली बात इसमें ये हो जाता है आपका कि आपका न ये वाली भुजा दिया है, ना ये वाली भुजा दिया है, ना ये वाली भुजा दिया है। आपका दिया क्या है दोस्तों ये ऊंचाई दिया है आपका यहां से यहां, तो इसमें अगर मैं एक लंब डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। जब ये ऊंचाई हो जाएगा तो ये ऊंचाई का अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों, तो अगर ये इस पे लंब डाला गया तो ये दोनों भुजा के क्या किया 2 भागों में विभाजित किया, तो ये भी भुजा आपका क्या हो गया दोस्तों a बटा के 2 हो गई, और ये भी भुजा क्या होगी आपका a बटा के 2 हो गई। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हो गया एक। अगर देखा जाए यहां से यहां तक आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो इससे हम ऊंचाई बोलेंगे। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों तो यही बात बोल रहा है आपकी ऊंचाई इतना दिया है, ऊंचाई आपकी इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का अगर थ्योरम लगाएं तो इसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पर अगर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर हम एच स्क्वायर बराबर अगर निकालें, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर करें दोस्तों तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका लंब क्या है h है और आधार कितना है दोस्तों a बटा के 2 है। तो यहां से हम लोग चाहें तो दोस्तों आपका क्या करेंगे भुजा निकाल सकते हैं। अगर हमको भुजा निकल जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों रूट कड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर, यहाँ से भुजा हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, तो कर्ण कितना है आपका दोस्तों a है, तो यहाँ देखिए दोस्तों a स्क्वायर बराबर लंब क्या है दोस्तों आपका h है, h आपका दिया है। लेकिन ये जो ऊंचाई आपका दिया है दोस्तों वो कितना दिया है 3 कड़ी में 3 दिया है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि ऊंचाई का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं दोस्तों। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा l स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा दोस्तों h स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ए का मान कितना है दोस्तों, ए बटा के 2 है, तो ए बटा के 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आपको ये इसका ऊंचाई पता करना है तो एच स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर, अब इसको हम लोग इधर ला रहे हैं तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, देखिए इसका अगर हम करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बटा के 4। तो एच स्क्वायर बराबर करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4 ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा क्योंकि इसको एक माना हमने 3 गुणा किया है। दोस्तों एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 3 ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। हमको एच पता करना है, क्या करना है दोस्तों, एच पता करना है। तो एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कड़ी में 3 ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। जब यहाँ से हम लोग एच का मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे दोस्तों, तो एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कड़ी में 3 बटा के 2 इंटू ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भुजा। तो दोस्तों यही दिया है कि देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यही बोल रहा है आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का हमने फॉर्मूला क्या निकाला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया दोस्तों, 3 कड़ी में 3। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है आपका कड़ी में 3 बटा के 2 गुणित क्या होता है दोस्तों आपका भुजा। क्या होता है दोस्तों, भुजा बराबर 3 कड़ी में 3 दिया है, 3 कड़ी में 3 आपका दिया है दोस्तों। तो इस कड़ी से 3 से ये कड़ी का 3 आपका कट जाएगा, इस कड़ी के 3 से इस कड़ी का 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कट जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। जब कट जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा के 1। अब 3 गुणा कर लीजिए तो भुजा यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा दोस्तों आपका 6। कितना आ जाएगा दोस्तों, भुजा बराबर कितना आ गया, क्या 6। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आपको बताया है, कड़ी में 3 बटा के 4 क्या हो जाता है, कड़ी में 3 बटा के 4 क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा का क्या होता है स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 3 बटा के 4 गुणित भुजा आपका कितना आया है दोस्तों, 6 निकाला है हमने। तो भुजा जब 6 निकाल लिया तो हो जाएगा देखिए 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए कड़ी में 3 बटा के 4 गुणित 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। देखिए 4 एकम 4, 4 नवा 36। तो आपका क्या आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, 9 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा वर्ग, किसमें दिया है देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हमने देखिए हमको फॉर्मूला नहीं पता था तब हमने यहाँ पर निकाला है। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखिएगा समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कड़ी में 3 बटा के 2 इंटू क्या होता है आपका भुजा होता है। तो यहाँ पर रख देंगे और तुरंत यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। और जब आपको भुजा नहीं जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर होता है, वहां पर रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए x के पावर 4 y माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। का गुणन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप समझते रहिए, बड़ी मजा आएगा आपको दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है, देखिए आपको ध्यान से समझना है, देखिए x के पावर 4 y माइनस एक्स वाई के पावर 4, इसमें से आपको सिर्फ देखना है दोस्तों क्या कॉमन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर x पावर 4 है ना, x पावर 4 है मतलब इसमें x कितना आपका 4 है और इसमें एक x है। दोस्तों अगर हमें x कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, इसमें तो दोस्तों y है, इसमें y की पावर 4 है, y की पावर 4 है तो 4y है, तो एक y तो कॉमन हो सकता है। तो x y जब हम कॉमन ले लिए दोस्तों, देखिए x कॉमन लिया और y कॉमन लिए, तो y जब हम कॉमन लिए तो इसमें से खत्म हो गया। इसमें देखिए तो x पावर 4 था, जब 4 में से मैंने एक कॉमन लिया, एक मतलब निकाल दिया, तो कितना बचा दोस्तों आपका 3 बचा। यहाँ लिख देंगे x का क्यूब। समझ में आएगा दोस्तों। माइनस देखिए x तो कॉमन हो चुका था, x जब कॉमन हुआ तो दोस्तों इसमें से भी निकल जाएगा x। और देखिए y का पावर कितना है आपका 4 है, तो जब एक हम निकाल दिए दोस्तों कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा y का क्यूब। समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा x वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों x माइनस वाई या फिर a माइनस बी। अब दूसरे ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है आपका, देखिए x है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, बी स्क्वायर की जगह मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई। यही क्या आ जाएगा दोस्तों आपका
आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कड़ी में 121 प्लस कड़ी में 64 माइनस कड़ी में 0.04 प्लस कड़ी में 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन से 2 नंबर आपका जान लीजिए फोकट में मिलता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो 2 नंबर आपको एकदम फोकट में मिलते हैं दोस्तों। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं अगर इसको कड़ी से बाहर करेंगे हम लोग 121, तो ये किसका होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो हम लोग करड़ी में अगर आपका 121 है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 गुणते 11 कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं करड़ी में अगर कोई 2 चिन्ह रहता है, अगर 2 ही अक्षर है, 11 का 2 पेयर है तो 1 पेयर बनाएंगे और दोस्तों 11 को बाहर निकालेंगे और ये 11 और ये करड़ी क्या होंगे, साथ में खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 कर देंगे। प्लस दोस्तों 64 है तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 माइनस, इसको निकालने में आपको दिक्कत होगा दोस्तों, इसको आपको निकालने में दिक्कत होगा तो इसको देखिए हम लोग आपको आसानी से बता देते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपका ये करड़ी में कितना है, 0.04 है, 0.04 है, तो ऐसा करिए दोस्तों, क्या हम इसमें 100 का गुणा कर दें ऊपर और हर में भी 100 का गुणा कर दें, कर सकते हैं हम। जब इसमें दोस्तों 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर आपका आएगा दोस्तों करड़ी में 4 और नीचे आएगा दोस्तों 100, क्या आ जाएगा आपका, कड़ी में आ जाएगा आपका दोस्तों 100। जब कड़ी में 100 आएगा दोस्तों, इसको कड़ी से बाहर करेंगे तो देखिए 4 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 गुणित 2 होगा और 100 का यदि मैं गुणनखंड करूं तो 10 गुणित 10 होगा दोस्तों। अब दोस्तों कड़ी से ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि एक एक जोड़ा इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, हो जाएगा दोस्तों ऊपर 2 बचेगा और नीचे कितना बचेगा दोस्तों आपका 10 बचेगा, 10 बचेगा। तो जब आप इसमें से इसको भाग देंगे दोस्तों तो देखिए 2 में अगर आप 10 का भाग देंगे तो 10 भाग नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, कितना आएगा दोस्तों, ऊपर कितना आएगा 0.2। तो इसके जगह पे क्या करेंगे आप दोस्तों 0.2 लिख सकते हैं, दोस्तों। अब आपका आया दोस्तों यही आपका कड़ी में दशमलव क्या है आपका 16 है, 0.16 है, इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। अब आपका कितना है दोस्तों, करड़ी में क्या आपका 0.16 है दोस्तों, 0.16 है, इसमें भी ऊपर क्या करिए, देखिए 2 अंक पे दशमलव में 1 2 अंक पे दशमलव, इसलिए हमने क्या किया 100 का गुणा किया। यदि एक अंक पे यहाँ पर आता दोस्तों तो कितने का गुणा करता मैं 10 का गुणा करता, कितने का करता है दोस्तों 10 का गुणा करता। तो यही है दोस्तों, तो दशमलव है तो 100 का गुणा कर रहा हूँ, नीचे भी 100 का कर रहा हूँ। अब देख दोस्तों ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि मैं 100 को 100 से काटूं तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, कड़ी में आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर इसको निकालेंगे दोस्तों कड़ी से बाहर, फिर आपका देखिए 4 गुणित 4 आएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 10 दोस्तों। जब इसका भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों आपका 0.4 पे आप लिख देंगे प्लस 0.4। अब क्या करना है दोस्तों, सरलता मान निकालना, तो सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए कितना हो जाएगा 11 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा 19। अब देखिए प्लस 0.4 माइनस 0.2। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 19.4 माइनस 0.2। अब क्या करना है, 19.4 में से आपको 0.2 को क्या करना है, घटाना है दोस्तों। यहाँ घटा दीजिए 19.4 माइनस 0.2, घटा दीजिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, दशमलव यहाँ 19 ही रह जाएगा, 19 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देंगे दोस्तों 19.2। देखिए 2 नंबर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। एक काम मान लेते हैं कोई एक काम है, क्या है दोस्तों, कोई एक काम है, इस काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। तो इसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है आपका, दोस्तों ये आपका सूत्र होता है M1D1 बराबर M2D2। क्या है दोस्तों, M1D1 बराबर M2D2। M1 मतलब दोस्तों, M1 मतलब पहली बार मजदूर कितने थे, M1 मतलब आदमी होता है दोस्तों मजदूर, और D1 मतलब होता है डे। M का मतलब मैन और डे का मतलब डे। तो दोस्तों 30 मजदूर थे, कितने थे आपके 30 मजदूर थे, और दिन कितने लग रहे थे आपके 16 लग रहे थे। अब दोस्तों क्या लग रहे थे 16 बराबर, अब मजदूर कितने हो गए दोस्तों आपके 12 हो गए, कितने हो गए आपके, जब 12 हो गए दोस्तों तो दिन कितने लगेंगे, मान लेंगे कि दिन कितने लगेंगे आपके दोस्तों x लगेंगे, कितने लगेंगे दोस्तों आपके x लगेंगे, तो हम लगेंगे x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए अब दोस्तों आपका x का मान निकालना है, तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 12 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 30 गुणित 16 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 12। अगर इसको हम करेंगे दोस्तों देखिए 4 एक कम 4
सॉरी 4 तिहाइयां 12, 10 तिहाइयां 30, 4 चौके 16 दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देख लीजिए दोस्तों, बिना फार्मूला बिना किसी चीज का दोस्तों। आपका हम देखेंगे कि 30 मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 16 दिन। 30 मजदूर बराबर कितना लग रहा है दोस्तों, किसी काम को करने में 16 दिन लग रहा है दोस्तों। तो एक मजदूर कितने दिन में करेगा, एक मजदूर अगर करेगा दोस्तों 16 गुणित 30 हो जाएगा। 30 मजदूर मिलकर के 16 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। तो एक मजदूर को करने में इसी काम को एक मजदूर करने में क्या होगा, 16 में हम 30 का गुणा करेंगे, 16 में 30 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों, 16 48 480 दिन। कितना आएगा दोस्तों, 480 दिन। लेकिन दोस्तों अब काम यही है, अब इस काम को कितने मजदूर करेंगे दोस्तों, 12 मजदूर। कितने दोस्तों, 12 मजदूर। दोस्तों 12 मजदूर बराबर कितना हो जाएगा, 12 मजदूर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 480 में हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 1 कम 12, 12 3 36 12 चौके 48, तो हो जाएगा आपका 40। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 दिन हो जाएगा दोस्तों। आगे आपका आंसर, आसान से आसान तरीका दोस्तों। आपको दोस्तों मेरे चैनल पे जितना आसान मिलेगा आपको दोस्तों और कहीं चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप जा करके किसी दूसरे चैनल पर देख करके फिर आइए मेरे चैनल पे, तब आपको हो सकता है दोस्तों विश्वास हो। तो दोस्तों ज्यादा ना बात करते हुए, बड़ाई तारीफ अपने जगह की बात है दोस्तों, सब कोई करता है, हम भी करते हैं। अच्छा खराब को खुद ही पता चलता है दोस्तों। इसके आगे हम लोग दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका मतलब होता है दोस्तों मध्य पद। क्या, मध्य पद आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा, पहले देखिए इसमें क्या है। तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों, आपका 4 है, 4 को लिख लिए। अब दोस्तों 4 से बड़ा क्या है आपका दोस्तों, 4 से बड़ा देखिए आपका क्या है, देखिए 4 से बड़ा क्या आपका 5 है, 5 को लिख लीजिए। अब 5 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, इसको देखिए। इसके बाद आपका देखिए 5 से बड़ा क्या है आपको देखिए, 5 के बाद आपका 7 है, 5 के बाद क्या है दोस्तों आपका 7 है, इसको भी लिख लिए। 7 के बाद देखिए आपका क्या है दोस्तों, 7 के बाद आपका क्या है देखिए आपका 9 है, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 9 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, 9 से बड़ा आपका देखिए 10 है, तो 10 लिख लेंगे दोस्तों। 10 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर 11 है, 11 लिख लेंगे दोस्तों। 11 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, 12 है, तो 12 लिख लेंगे दोस्तों। 12 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, 15 है, 15 लिख लेंगे दोस्तों। 15 से बड़ा आपका क्या है दोस्तों, 16 है। कितना है आपका दोस्तों, 16 है। अब दोस्तों इतना हमने आपको लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग गिनेंगे कि कुल आपके पद कितने हैं। क्या है दोस्तों, कुल पद आपके कितने हैं दोस्तों, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर कितना आपका दोस्तों, 9। 9 क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। जब आपका संख्या विषम है दोस्तों तो आपका क्या होता है दोस्तों कि मध्यिका का सूत्र होता है। विषम संख्या के लिए मध्यिका का सूत्र होता है दोस्तों। मध्यिका बराबर होता है दोस्तों n+1 बटा के 2 वां पद। क्या होता है दोस्तों, वां पद। n का मान कितना है दोस्तों, आपका 9 आया है, विषम आया है। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 + 1 बटा के 2 वां पद। अब दोस्तों 9 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 10 बटा के 2 वां पद। वां पद आपका आएगा दोस्तों कितना, 5वां पद, 5वां पद। तो 5वां पद इसमें देखिए दोस्तों आपका कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5। कितना आया दोस्तों, 5। तो मध्यिका बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, मध्यिका बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। यहाँ से हमने 5वां पद निकाला, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों देखिए आपका क्या बीच वाला पद आपका आ रहा है, मध्य आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4। देखिए दोस्तों इधर भी 4 पद है और इधर भी आपके 4 पद हैं, बीच में क्या आपका 10 है। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मध्यिका हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है निम्नांकित चित्र में ABCD एक वर्ग है। दोस्तों ये आपका चित्र उसमें दिया है, कह रहा है ABCD, ठीक है दोस्तों। ABCD क्या है आपका, एक वर्ग है। और दोस्तों वर्ग की जो भुजा है आपकी, जो है ये भुजा दोस्तों, वर्ग में हम जानते हैं
अगर कोई अगर वर्ग है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती हैं। जब अगर इसकी एक भुजा दिया है दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, इतना है। लेकिन कह रहा वर्ग के अंतराल में खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। दोस्तों वर्ग के अंतराल में जो खींचा गया जो वृत्त है, इसकी आपको परिधि निकालना है दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त के कहां से हो जाती है, केंद्र से होकर के जाती है। वृत्त के कहां से होकर के जाती है, आपके केंद्र से होकर जाती है दोस्तों। तो अगर देखें दोस्तों, तो जो वृत्त का क्या कहते हैं, उसको हम लोग दोस्तों व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहां से यहां तक अगर देखें, यहां से यहां तक अगर देखें दोस्तों, तो ये क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है दोस्तों यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है और यहाँ से भी टच करता हुआ रहा है। अगर ये केंद्र से अगर जा रहा है, केंद्र क्या होता है, वृत्त के बीचों बीच होता है, अगर यहां से जाए तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो वृत्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास होगा दोस्तों। अब इसके वृत्त का केंद्र वो मान लेंगे। तो क्या दोस्तों यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों जब हम क्या यहाँ से आपको क्या मिला कि मान लेते हैं दोस्तों, अगर जीवा डाले इस पे, तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा डी ई, दोस्तों डी है ना, ई और एफ डाले। तो दोस्तों यहां से हम कर सकते हैं कि ई एफ यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, लिखेंगे जो क्या है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या सबसे बड़ी जीवा तथा वृत्त का व्यास है। क्या दोस्तों, वृत्त का व्यास है। ये बात समझ में आया। अब यहां से दोस्तों अगर हम लोग त्रिज्या निकालें दोस्तों, क्या निकालेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या। अगर दोस्तों वृत्त की त्रिज्या अगर हमने निकालें तो हम लोग कर सकते हैं सी एफ बटा के 2, क्योंकि सी एफ क्या है दोस्तों, ई एफ क्या है दोस्तों, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो दोस्तों कर सकते हैं ई एफ बटा के 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 बटा के 2, आपका वृत्त की त्रिज्या आ गई। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। अब लेकिन इसने बोला है वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि, यहां से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। तो दोस्तों इसका हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे तरीके से, खुद से दोस्ती खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान जो होता है दोस्तों 22 बटा के 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 22 बटा के 7 होता है दोस्तों। और आर का मान हमने यहाँ से त्रिज्या निकाला है दोस्तों, कितना आया, 7 बटा के 2 आया। कितना दोस्तों, 7 बटा के 2 आया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, ये 7 से आपका 7 कट जाएगा, और इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो आएगा कितना दोस्तों, आपका 22। कितना आएगा दोस्तों, आपका 22 आएगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी दोस्तों, 22। वृत्त की परिधि कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस पेपर का आखिरी प्रश्न जो है उसको देखिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मस्ताना। क्या है कि क्वेश्चंस में कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है। दोस्तों एक चित्र आपका है ABC, एक क्या है आपका त्रिभुज है। अब दोस्तों कह रहा है AB के मध्य बिंदु D, AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका दोस्तों, D है, तथा AC के मध्य बिंदु E, AC का जो ये मध्य बिंदु है क्या है दोस्तों, आपका E है, को मिलाया गया है दोस्तों। D से E को क्या किया गया, मिला दिया गया। समझ में आया। अब कह रहा है दोस्तों यदि BC की माप, यदि जो आपकी BC की माप 6 सेंटीमीटर हो तो DE की माप, दोस्तों DE की माप क्या होगी, तथा BC और DE में संबंध क्या है, BE और DC में संबंध क्या है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यदि सबसे पहले अगर कोई त्रिभुज ABC है, क्या है दोस्तों ABC, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। अगर दोस्तों ACB का अगर कोई मध्य बिंदु लिया जाए और AC का कोई मध्य बिंदु लिया जाए, तो ये वाला जो होता है दोस्तों, ये वाली जो आपकी क्या होती है, लंबाई होती है इसकी, इस भुजा की, ये वाली जो भुजा होती है दोस्तों, इस भुजा की क्या होती है, आपकी आधी होती है। क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा है क्या, DE की माप। तो दोस्तों DE की माप बराबर हम लोग लिखेंगे दोस्तों 1/2 गुणित BC, क्या लिखेंगे दोस्तों,
BC की लंबाई। क्या लिखेंगे दोस्तों? BC की लंबाई। तो दोस्तों अब लिखेंगे तो 1/2, BC की लंबाई आपका कितना दिया दोस्तों? 6 सेंटीमीटर दिया है। जब 6 सेंटीमीटर दिया तो लिखेंगे 6, 2 एकम 2, 2 3 या 6। तो DE की माप बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? DE बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पूछ रहा है कि BC और DE में संबंध क्या है? क्या है दोस्तों? BC और BE में संबंध क्या है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हम कहें कि DE संबंधे BC, DE संबंधे BC समानुपात संबंध DE अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे देखिए दोस्तों, आसान रहेगा। देखिए क्या है दोस्तों? हाँ, DE संबंधे BC हो जाएगा इसका संबंध। अब दोस्तों जब ये आपका जानते हैं कि इन दोनों में अगर आपका संबंध पूछा है तो दोस्तों अगर ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो DE की जो माप होती है BC की माप की क्या होती है दोस्तों? आधी होती है। कितनी होती है दोस्तों? आधी होती है। जो DE की माप होगी BC की माप का क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा होगा। तो अगर ये 2 होगा दोस्तों तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2/2, एक ही तो आएगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि DE संबंधे BC बराबर 1 संबंधे 2। यही क्या है दोस्तों? इनमें संबंध है। तो दोस्तों आपका जो DLED था BTC 2015 गणित प्रश्न पत्र था दोस्तों, यहाँ पर समाप्त हो गया। पूरे क्वेश्चनों को हमने दोस्तों ईमानदारी से सॉल्व करवाया। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगर आपको अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, मन से करिए। भगवान से हम दुआएं करते हैं कि सब लोगों का पेपर अच्छा जाए। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।